चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट के बारे में। क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन वापस ले लेने के बाद फरवरी 1922 में जो अहिंसक घटना हुई थी चौरा चौरी में, गांधी ये सोचते थे कि अभी भारतीय अहिंसक आंदोलन के लिए प्रशिक्षित नहीं है, इसलिए इनको थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि ये सत्याग्रह करने के लायक हो जाए। पहले तो एक ही बैकग्राउंड याद रखना है। दूसरा 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन की व्यवस्था की गई थी। तो कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोगों में आपसी विवाद ये था कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करें या डोमिनियन स्टेट की मांग करें, या फिर चुनाव को लड़के ही ब्रिटिश काउंसिल में जाएं और ब्रिटिश सरकार के काउंसिल के अंदर से ही विरोध करें। तो कुछ लोगों का ये मानना था, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बना ली जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी बना ली कांग्रेस को प्रोविंशियल इलेक्शंस में लड़ने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इनको लगता था कि हम काउंसिल्स में जाके विरोध करें वो ठीक रहेगा, इसलिए इलेक्शन लड़ने के लिए कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने एक पार्टी बना ली थी। अब हुआ यह था कि 1926 के आसपास, प्रथम विश्व युद्ध के आसपास विश्व में आर्थिक मंदी, जिसको आप इकोनॉमिक क्राइसिस कहते हैं, वो आ गया। 1930 के आसपास तो हालत ये हो गई कि कीमतें पूरी तरह एकदम धाराशायी हो गई, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या पीजेंट किसान हो, उनके प्रोडक्ट का जो दाम था एकदम खत्म हो गया, मिल ही नहीं रहा था। तो इन सब को लेके कि सरकार थोड़ा इसमें छूट दे, रिवेन्यू में छूट दे, कर में छूट दे, है ना, जो उनका रिवेन्यू है, जो उनके लगान है उसमें छूट दिया जाए, जो उन पर टैक्सेस लग रहे हैं उसमें छूट दिया जाए। भारतीय यही चाहते थे, तो इस वजह से सरकार का विरोध भारतीय लोग कर रहे थे। और दूसरा, संवैधानिक जो स्ट्रक्चर था उस वक्त 1928 के अंदर एक संवैधानिक आयोग बनाया गया। इस वक्त लॉर्ड इरविन भारत के गवर्नर जनरल थे, इनके समय में एक संवैधानिक आयोग बनाया गया जिसे साइमन कमीशन बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कमीशन, संवैधानिक आयोग। इसका काम था कि भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करें, संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करके रिपोर्ट सौंपना था अंग्रेजी सरकार को। लेकिन जैसे ही साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, यहां उसका स्वागत उनके विरोध से हुआ। इसी में नारा लगने लगा, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। ये साइमन कमीशन के विरोध में नारा लगा। इसी में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय को इसी साइमन कमीशन के जो विरोध में डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे थे, उसी डेमोन्स्ट्रेशन में पुलिस लाठीचार्ज में इंजर्ड होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ये सब जो हो रहा है इन डेमोन्स्ट्रेशन के बीच में हुआ ये था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में आर्थिक मंदी आ गई थी। 1926 के आसपास जो वक्त था दुनिया में, इस वक्त प्रोडक्ट का जो वैल्यू था, प्रोडक्ट की कीमतें गिरने लगी थी। इंडस्ट्रियलिस्ट हो या किसान हो, उनके उत्पादों का दाम उनको मिल नहीं पा रहा था। 1930 आते आते तो हालत और भी खराब हो गई और कीमतें एकदम धाराशायी हो गई। तो इसका प्रभाव भारत पे भी पड़ा। भारतीय किसान चाहते थे कि उनसे लगान जो लिया जा रहा है उसमें कटौती किया जाए। यहाँ के बिजनेस जो करने वाले लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहते थे कि यहाँ व्यापार के ऊपर जो रोक लगाया गया और टैक्सेस कम कर दिया जाए और खुला व्यापार करने दिया जाए। इन्हीं सब पृष्ठभूमि के बीच में एक संवैधानिक आयोग का गठन अंग्रेजी सरकार द्वारा किया जाता है। इनका काम था कि भारत में संवैधानिक ढांचा का अध्ययन करके अंग्रेजी सरकार को रिपोर्ट करना। 1928 के अंदर ये कमीशन भारत आया और भारत आते ही इनका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया, चाहे कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो, सब मिलकर इनका विरोध करने लगे। इस विरोध का कारण था, इस आयोग के अंदर एक भी इंडियन भारतीय सदस्य नहीं थे और इसी आयोग को हम लोग इतिहास के अंदर साइमन कमीशन नाम से जानते हैं, साइमन आयोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके अध्यक्ष जॉर्ज साइमन थे। तो 1928 में जैसे ही ये भारत आए, इनका विरोध होने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसी विरोध में लाला लाजपत राय इंजर्ड हो गए पुलिस लाठीचार्ज में। जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था इन सब चीजों के विरोध में, उस डेमोन्स्ट्रेशन में पुलिस लाठीचार्ज हुआ और पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की बाद में इंजर्ड होने से मौत हो गई। अब इन सब के विरोध प्रदर्शनों के बीच में होता यह है कि कांग्रेस का 1929 में एक लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का 1929 के अंदर एक अधिवेशन होता है जिस लाहौर के अंदर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और वहां पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी जाती है। अब पूर्ण स्वराज की घोषणा जैसे ही की जाती है और 26 जनवरी 1930 को, 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है और इसी के अगले साल 1930 से पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाने की घोषणा कर दी जाती है। अब होता यह है कि स्वराज की जो मांग थी लोगों तक कैसे पहुंचे, लोग इससे ज्यादा से ज्यादा कैसे जुड़े और लोगों के जो डिमांड्स हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। तो गांधी ने 31 जनवरी 1930 को गांधी रोट ए लेटर टू द इरविन। 1930 को उस वक्त के तत्कालीन जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उनको गांधी ने एक चिट्ठी लिखा 31 जनवरी को, और उसमें 11 मांगे की गई। उन सब मांगों में इंडस्ट्रियलिस्ट की कुछ मांगे शामिल थी, कुछ किसानों की तरफ से कुछ मांगे थी और कुछ सामान्य मांगे थी। जो 31 जनवरी 1930 को उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया। 31 जनवरी 1930 को गांधी ने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को, उस वक्त के गवर्नर जनरल को एक लेटर लिखा और उसमें 11 मांगे की गई। उन 11 मांगों में कुछ किसान से संबंधित मांगे थी, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से संबंधित मांगी थी और कुछ सामान्य मांगे थी। और उन्होंने साथ में लेटर क्या लिखा, एक तरह का अल्टीमेटम था कि आप इन अगर 11 मांगों की हमारी पूरा नहीं करते हैं तो 11 मार्च के अंदर, 11 मार्च से हम आपके खिलाफ असहयोग, आपके खिलाफ सविनय अवज्ञा शुरू कर देंगे। लॉर्ड इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, उनकी मांगे नहीं मानी गई। तो फिर गांधी ने
78 वॉलेंटियरों के साथ, 78 स्वयंसेवी संघों के साथ 240 किलोमीटर का जो यात्रा था, लगभग 24 दिन में दांडी मार्च जब उनकी मांगे नहीं मानी गई, तब गांधी ने अपने 78 वॉलेंटियर विश्वस्त लोगों के साथ साबरमती से दांडी की तरफ निकल दिए और साबरमती से आश्रम से दांडी पहुंचकर वहां उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। अच्छा, 31 जनवरी जो इनकी मांगे थी, कुछ सामान्य मांगे थी, कुछ किसान से संबंधित मांगे थी, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से संबंधित मांगे थी। उसमें सबसे मुख्य मांग इनकी थी नमक पर लगा हुआ कर हटाने को लेकर के, कि जो नमक पर जो टैक्सेस लगते हैं उनको हटाया जाए। नमक पर टैक्सेस हटाने के मांग इसलिए उन्होंने किया था कि नमक पर टैक्सेस हटाएं, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरे देश को इस आंदोलन से जोड़ा जाए और नमक सारे लोग, गरीब अमीर सभी खाते थे और उस पर जो टैक्स लग रहा था, अगर इसका विरोध करेंगे तो गांधी को लगता था कि पूरे देश इसके साथ आएंगे। इसलिए इन्होंने नमक को अपना असहयोग का, अपना सविनय अवज्ञा का जरिया चुना। और जैसे इनकी मांगे नहीं मानी गई, ये 78 वॉलंटियरों के साथ साबरमती से दांडी की तरफ निकल दिए और साबरमती आश्रम से, जो दांडी एक तटीय कस्बा था, तटीय मतलब जो समुद्र के किनारे बसा हुआ गांव था, वहां पहुंचकर उन्होंने साल्ट कानून, नमक कानून को तोड़ दिया। वहां जाके उन्होंने नमक बनाया, खुद ही बनाया और साल्ट लॉ को तोड़ दिया। सरकार के खिलाफ उन्होंने खुद ही नमक बनाने का शुरुआत किया। सत्याग्रह जो था, ये जो सत्याग्रह था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 24 दिन की यात्रा इसमें की गई थी, 240 किलोमीटर तक का। और इसको नमक सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, इसलिए कि इसमें नमक का कानून को तोड़ा गया था, इसलिए इसको साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। 6 अप्रैल 1930 को गांधी साबरमती से दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल को ही ये कानून तोड़ा गया था। 11 मार्च को उन्होंने शुरुआत की और 6 अप्रैल को यहां पहुंचे और 6 अप्रैल को कानून तोड़ा। इसी दिन से साल्ट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन में एक समझौता हुआ। 5 मार्च को फिर विड्रॉवल करने के बाद गांधी इरविन 5 मार्च में 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते में यह तय हुआ कि गांधी दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और दूसरा जो रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और जो राजनीतिक कैदी हैं जो पकड़ लिए गए हैं, उन सभी को छोड़ा जाएगा। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लगभग 1 लाख लोगों को कैद कर लिया गया था। इनको छोड़ने पर सहमति बनी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होना था, उसमें गांधी जाएंगे, इस बात पर भी सहमति बनी। तो इस बात में जो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता कॉम्पैक्ट हुआ, जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ना और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना, ये दोनों बातें जिस पैक्ट में शामिल थी, उसी को गांधी इरविन पैक्ट कहा गया, जो 1931 में हुआ। अब होता यह है कि गांधी इरविन पैक्ट के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने लंदन जाते हैं और लंदन में ये वार्ता फेल हो जाती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है। इसमें कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें अंग्रेज और अम्बेडकर में असहमति बनती है, अंग्रेज, अम्बेडकर और गांधी में असहमति बनती है और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दूसरा फेल हो जाता है और गांधी फिर निराश होकर वापस आते हैं। इसमें एक ऐसा मुद्दा भी था जो दलितों के लिए अलग सेपरेट इलेक्शंस हो, अलग से मांग किया गया कि अलग इनका इलेक्शन हो। इस बात पर सहमति नहीं बनी और गांधी वापस आ जाते हैं निराश मन से। जैसे ही यहाँ आते हैं और ये दोबारा सोचते हैं कि दोबारा ही शुरू करेंगे, हम दोबारा ही सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट शुरू करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम दोबारा शुरू करेंगे। और 1931 में आने के बाद 32 के आसपास आंदोलन शुरू होता है। 33 तक आंदोलन चलता है। 33 के आखिरी आते 34 के आसपास आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ जाता है। धीमा पड़ने का कई कारण था, जिसमें पहले तो जब पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया, किसान इनका समर्थन कर रहे थे, है ना, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे 1934 के अंदर आंदोलन धीमा पड़ गया। इसमें अलग अलग लोगों ने कैसे भाग लिया, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। गुजरात के जो पाटीदार थे या फिर यूपी के जो जाट थे, उन्होंने इस आंदोलन का सपोर्ट किया। क्यों किया? गुजरात के पाटीदार जो थे कमर्शियल खेती करते थे, बड़े खेतीहर थे, तो उनके जो कमर्शियल जो वाणिज्यिक फसलों का दाम नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से वो सरकार का विरोध कर रहे थे कि तो दाम नहीं मिल रहा तो हम लगान कहां से चुकाएंगे, तो लगान का विरोध कर रहे थे, टैक्सेस का विरोध कर रहे थे। दूसरा, यूपी के अंदर जो किसान थे, जाट किसान थे, उन्होंने भी विरोध किया। जो छोटे किसान थे, जो पट्टेदार थे, जिसको आप टेनेंट्स बोलते हैं, तो उन लोगों ने भी विरोध किया। क्यों? क्योंकि वो पट्टेदार को पट्टे पर तो ले लिए जमींदारों से, जमीन पर उसका लगान, उसका टैक्सेस चुकाने में वो सक्षम नहीं थे, क्योंकि उस वक्त क्राइसिस आने से दाम गिर गया था, प्रोडक्शन का कीमत नहीं मिल रहा था, हार्वेस्ट का जो प्राइजेस था वो नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से वो आंदोलन का समर्थन किए अंग्रेजों के खिलाफ। इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का क्या हाल था? तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी इस आंदोलन का जम के समर्थन किए, क्योंकि उन्हें लगता था कि ओपन मार्केट होना चाहिए और सरकार को टैक्सेस कम करना चाहिए, इसलिए उन्होंने सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट का समर्थन किया। फिर आते हैं फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल ने भी जम के इस मूवमेंट में जम के हिस्सा लिया। जब गांधी गांव गांव घूमे दांडी मार्च में वो गांव गांव जाया करते थे, तो उस वक्त फीमेल्स जो औरतें थी उनसे काफी इंस्पायर हुई और उन्होंने इस आंदोलन में जम के हिस्सा लिया
और खास करके शहरों के अंदर जो उच्च वर्ग के कास्ट के जो उच्च जातियों की महिलाएं थी उन्होंने जम के हिस्सा लिया, और गांव के अंदर जो संपन्न घराने की महिलाएं थी उन्होंने भी इस आंदोलन में जम के हिस्सा लिया। लेकिन फिर भी गांधी ये मानते थे कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने हिस्सा लिया तो कांग्रेस के अंदर मतलब जो औरतें थी, जो फीमेल्स थी, उनका वो लोग सोचने लगे कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है। गांधी ये मानते थे कि जो औरत फीमेल है उनका असली काम घर चलाना, बच्चों को संभालना, घर के चूल्हा चौका करना, गांधी ऐसा मानते थे कि उनका ओरिजिनल असली काम यही है। इसलिए कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक कोई बहुत बड़ा पद कई सालों तक कांग्रेस में महिलाओं को नहीं मिला। अब बात करते हैं कि आंदोलन फेल ही क्यों हो गया। तो फिर ये आंदोलन फेल कैसे हुआ? असहयोग आंदोलन बाद में चल के जो था वो धीरे क्यों पड़ गया? इसका एक कारण ये था कि जब पहली बार आंदोलन वापस लिया गया, जब हिंसा भड़की, तो पहली बार जब आंदोलन वापस लिया गया तो जो किसान थे उनको लगा कि बिना लगान घटे हुए भी जो गांधी इरविन पैक्ट हो गया और गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, बिना हम जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे थे वो हुआ ही नहीं, कर न तो रेवेन्यू कम किया गया, न टैक्सेस कम किया गया, न लगान में कटौती की गई। तो इसलिए इन लोगों ने, किसान जो थे, जो जमींदार थे, उन्होंने अपना समर्थन फिर बाद में जब बाद में दोबारा जब सिविल ऑफिस सविनय अवज्ञा शुरू हुआ तो किसानों ने उस तरह का समर्थन नहीं दिखाया। इंडस्ट्रियलिस्ट को भी लगने लगा कि भाई समाजवादी खेमे का खास करके अगर आंदोलन लंबा खींचेगा तो हिंसा बढ़ेगी, अशांति होगा, तो इस वजह से बिजनेस करने में दिक्कत होगा। तो बाद में जब आंदोलन शुरू हुआ तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने भी उतना साथ नहीं दिया। उसके बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, औद्योगिक मजदूर थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में साथ नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना था कि भाई जो कांग्रेस है वो बड़े लोगों के, बिजनेसमैन के समर्थन की है। तो उस वजह से कांग्रेस और मजदूरों के अंदर वो आपस में बन नहीं पा रहा था। तो इस वजह से उस वक्त नागपुर के आसपास को छोड़ दें, नागपुर के इलाकों को, तो वहां छोड़ के बाकी जगहों पर मजदूरों ने इस मूवमेंट में भाग नहीं लिया था। मजदूरों का अक्सर कम्युनिस्टों की तरफ, सोशलिस्टों की तरफ से झुकाव ज्यादा हुआ करता था। तो कुल मिला के ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू होता है, अल्टीमेटम दिया जाता है, अल्टीमेटम नहीं मानने पर दांडी मार्च शुरू होता है। दांडी मार्च शुरू होने के बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ दिया जाता है, सिविल डिसोबीडिएंट की मांग होती है। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन में एक समझौता होता है। समझौते के तहत पॉलिटिकल प्रिजनर छोड़ दिए जाते हैं। गांधी दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और कई बातों पर सहमति रहने के कारण वार्ता फेल हो जाती है और गांधी वापस भारत आते हैं। दोबारा आंदोलन शुरू होता है, पर कई कारणों से जो हमने अभी बताया, कई लोग हिस्सा नहीं लेते हैं और 1934 आते तक मूवमेंट ठंडा पड़ जाता है। यही था सिविल डिसोबीडिएंस।